वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपका टीआरई 2.0 का बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि एग्ज़ाम डेट भी यहाँ तक दे दिया गया है कि 7 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम है। ठीक, उसी को देखते हुए मैं आपको 15 नवंबर तक है, 15 नवंबर तक आपका जो भी बुक है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का, चाहे वो एसएसटी हो या आपका साइंस हो, मैं सारा कुछ कवर कराने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर टाइम मिले तो मैं मैथ भी आपका करा दूंगा। ठीक है, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो है सारा का सारा चीज यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से बेहतर करके आए। आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 6 का बात करने वाले। ठीक है, इसमें आज से ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है जो कि 4 दिन चलेगा। इसमें साइंस का हम लोग क्लास देखेंगे। इसमें क्या करने वाले हैं कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक हम कोशिश करेंगे कि 12 तक हो जाए, लेकिन उम्मीद कम है कि 12 तक नहीं हो पाया। अगर तो क्लास कम से कम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जो भी आपका एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक है और आपका एससीईआरटी बुक है, ठीक है, इसको हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। एक एक बहुत ही बेहतरीन तरीका से समरी के रूप में आपको प्रोवाइड करेंगे। और के बुक जब देखिएगा आप बिहार बोर्ड में भी, तो मतलब मैक्सिमम बुक जो चलता है वो एनसीईआरटी के चलता है। ठीक है, जो ये अभी आप जो ये बुक ये देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, जो कि बुक है ये साइंस का क्लास 6 का, ये एनसीईआरटी का बुक है, जो कि बिहार बोर्ड में सेम टू सेम एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाता है। ठीक, तो एक एक करके चलिए हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बताइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को जैसे ही स्टार्ट करते हैं और क्लास 6 में आते हैं, जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम बनाए हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर देखिएगा तो यहाँ पे 18 चैप्टर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये हमारे द्वारा खुद से खुद मैं सारा रिसर्च करके ये चीज़ बनाया हूँ। आगे जैसे ही आते हैं और 18 चैप्टर का नाम देखते हैं यहाँ पे, तो 18 चैप्टर क्लास 6 है, तो उसमें कोई हाई लेवल का चीज़ तो मिलेगा नहीं। वैसे ही नॉर्मल चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलते हैं। जो चैप्टर पहले है, भोजन कहाँ से आते हैं, तंतु से वस्त्र की हो, तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपका इस चैप्टर में क्या कुछ आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। जैसे ही पहला चैप्टर यहाँ पे आते हैं आप लोग, भोजन कहाँ से आता है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ दिया गया है आप लोग देख लेते हैं। भोजन के रूप में खाया जाने वाला कौन कौन सा पौधा है और उसका भाग कौन सा खाया जाता है, ये बहुत बार सवाल में भी पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पे दिया गया है जो चना है, सरसों, पालक और बथुआ। ये जो बथुआ है, बथुआ का साग होता है, पता होगा, मतलब ये सब साग है, तो इसका तना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी लोग आने वाले शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 और 9 to 10 के लिए, उनके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन किट लेकर आ गया हूं, जो कि आपका एग्जाम को क्रैक कराने का साहस रखता है। इसमें इस कंटेंट को बनाने से पहले मैंने बहुत ही रिसर्च किए हैं। जो पिछले आपका एग्जाम हुआ है, बीपीएससी का जो भी एग्जाम हुआ है, उसी के आधारित पर मैंने ये बनाए हैं। जैसे कि इसमें क्या कुछ रहने वाले ये सिलेक्शन किट में, तो आपका जो भी है बिहार एससीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक दोनों का मिक्स में मैंने क्लास 6 to 10 का यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आपका समरी रेडी कर दिया गया है। जो आप यहाँ पे ये जो समरी देख रहे हैं, इसी का एक हिस्सा है। तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बार बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसको प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हैं। अगला इस कंटेंट में आपको मिलने वाला है कि बीपीएससी में जो भी आज तक परीक्षा हुए हैं, उसका जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट में 500 प्लस क्वेश्चन होंगे। ये मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा कि आप प्रैक्टिस करके एक अच्छा सा वहां पे स्कोर बना सकते हैं। साथ में ही 1000 प्लस जो कि आपका टीआरई एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसका भी हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको एक प्रैक्टिस करने के बाद वहां पे अच्छे से एनालिसिस मिल सकता है। उसके बाद मैथ जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, उसका मैथ का सोल्यूशन दे देंगे। और एग्जाम से पहले जो कि 500 मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर है दोस्तों, करंट अफेयर का मैं सीट देता हूं, जैसे कि टीआरई 1 में भी दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, मतलब मैक्सिमम सवाल इसमें से ही देखने को मिल जाता है। तो जो भी लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको ये परचेज करना चाहिए, तो दिए गए नंबर पे, यहाँ पे जहाँ पे नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे ये, इस पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करने के बाद मात्र और मात्र आप इतना पे करके 299 रुपए, ये सारा आप दोस्तों सिलेक्शन किट यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन साबित होगा आपके आने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे हमको यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर में, अगला कंटेंट देख लेते हैं क्या है।
और पत्ती भी खाते हैं, जैसा कि सबको पता होगा ये चीज़। अगला आता है यहाँ पे खीरा और टमाटर का कौन सा चीज़ खाया जाता है, तो उसका फल खाया जाता है। मूली और गाजर का खाया जाने वाला भाग जड़ है, और साथ ही साथ मूंगफली, सरसों, सोयाबीन का खाया जाने वाला जो भाग है वो बीज है। जो सरसों का यहाँ पे है, सरसों का यहाँ पे पत्ती भी खाया जाता है, याद रखिएगा, और यहाँ पे बीज भी खाया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है इस चैप्टर में कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, जिससे मीठा रस भी कहा जाता है, एकत्रित करती है। जो मीठा रस मधुमक्खी मतलब छत्ता में जो मीठा रस रहता है, वो रस कहाँ से आता है, वो आता है फूलों के मकरंद से, यानी कि उसमें से जो रस निकलता है उसको वहाँ पे ले जाकर एक जगह जमा करते हैं, और उस रस को एंजाइम के द्वारा पचाकर उसको शहद बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है आपके बुक में। अगला पॉइंट है इस चैप्टर में कि पौधे हरे पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे तीन मतलब टर्म दिया गया है। एक दिया गया है हर्बीवोरस, एक वो दिया गया है कार्निवोरस, अब एक दिया गया है ओमनिवोरस। ठीक है, जो हर्बीवोरस है यानी कि जो हर्ब खाते हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधे से प्राप्त जो चीज़ है, यानी जिसे बोल सकते हैं शाकाहारी। ठीक है, तो उसको हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक, अगला जो दिया गया है कार्निवोरस, जो मांसाहारी मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, उसको कार्निवोरस बोलते हैं। और जो ये दोनों को खाते हैं वो होते हैं ओमनिवोरस। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आप लोग जो सामने बैठे होंगे बहुत सारे लोग इसमें से ओमनिवोरस भी होंगे और हर्बीवोरस होंगे। आप लोग में से बहुत कम ही लोग जो होगा केवल मांस खाता होगा, शेर बाघ तो आप लोग हैं नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का समाप्त होता है। बस उतना ही आपका उसमें पढ़ने वाला चीज़ दिया गया था, जो कि परीक्षा के दृष्टि से हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। अगला यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, धागे की पतली लड़ियों को तंतु कहा जाता है, सबको पता है। जो धागा होता है उसको जो पतली पतली लड़ियाँ होती है उसको तंतु बोलते हैं। प्राकृतिक तंतु जो होते हैं पौधे व धातु से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक मतलब क्या, डायरेक्ट आप समझिए, जो प्राकृतिक है वो नेचुरल है। तो नेचुरल यानी कि जो नेचर से प्राप्त होता है। तो जो प्राकृतिक हो गए जैसे सूत हो गए, रेशम हो गए, जूट हो गए, ऊन हो गए, यानी कि डायरेक्ट आप समझ सकते हैं प्राकृतिक तंतु वैसे तंतु को बोल जाते हैं जो डायरेक्ट रूप से पृथ्वी से प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है। और उसके बाद आता है यहाँ पे कि मानव निर्मित तंतु। मानव निर्मित नाम ही से पता चल रहा है कि ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिन। ठीक है, अब समझ गए इतना। आगे है यहाँ पे दिया गया कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहा जाता है, ये सबको पता है। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे ही यहाँ पे आइएगा तो दिया गया है आपका अगला पॉइंट नहीं, यहाँ पे अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है भोजन में क्या क्या आता है। ठीक है, तो भोजन के बारे में क्लास 6 के बारे में आपको बताया गया है कि पौष्टिक आहार क्या होता है, हम लोगों को क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो उसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले आता है कि मुख्य पोषक तत्व। ठीक है, मुख्य पोषक तत्व में क्या क्या आता है, याद रखिएगा। ये पूछता है कि ऑप्शन में इनमें से कौन सा मुख्य पोषक तत्व नहीं है और कौन सा है, तो आप भुला मत जाइएगा, इसको याद रखिएगा। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि चाहिए होता है अपने मनुष्य को। प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, इतना चीज़ यहाँ पे चाहिए होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आखिर इसको हम लोग जांच कैसे करेंगे कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है या विटामिन है कि नहीं। ठीक है, तो इसका कुछ रासायनिक प्रक्रिया बताया गया है जिससे कि आप जान सकते हैं कि उसमें ये चीज़ अवेलेबल है कि नहीं। जैसे जान लेते हैं, कभी कभी पूछ देता है ये सवाल। स्टार्च को जानने के लिए, स्टार्च की जाँच के लिए जिस पदार्थ पर हम मतलब हमको ये पता लगाना है कि उसमें स्टार्च है कि नहीं, उस पर आयोडीन डालते हैं, और कि आयोडीन डालने पर उस पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाता है तो समझ लीजिए कि उसमें स्टार्च पाया जाता है। उसी तरह और प्रोटीन के जांच करना है तो जिस पदार्थ के ऊपर करना है उस पर CuSO4 और NaOH, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं और कॉपर सल्फेट बोलते हैं, यहाँ पे उसका घोल डालते हैं वहाँ पे। अगर के उसका रंग बैंगनी हो जाता है तो उसमें समझ जाइए कि प्रोटीन है। ये चीज़ आप अपने घर में अगर प्रोटीन का कोई भी चेक करना है तो आराम से ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक, अगला आता है वसा। वसा को जांचने के लिए कुछ भी नहीं है। वसा मतलब होता है तेल। जहाँ भी तेल नज़र आ गया उसमें समझिए कि वसा है। तो जैसे कि कागज़ पर तेल का धब्बा होना, कोई भी चीज़ अगर जानना है कि वो उसमें वसा है कि नहीं, तो एक यहाँ पे आप कागज़ लीजिए, प्लेन कागज़, वाइट कागज़, और उस पर उस चीज़ को थोड़ा अपने अंगूठे से इसको मसल दीजिए। अगर के उस पर तेल का धब्बा यहाँ पे आता है तो समझ लीजिए उसमें वसा है।
आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अगला पॉइंट आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो पाया जाता है वो पाया जाता है किस किस में, गेहूं में, बाजरा में, आम, पपीता, आलू, गन्ना, शकरकंद और चावल। देखिए यही सब एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है इसमें कि मान के चलिए दे देगा आपको कि इनमें से किस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन में रहेगा गेहूं, तो वहाँ पे आप टिक करके आसानी से आ सकते हैं। जैसे ही बताएं हम, जो वसा होता है, वसा जो जितने भी ऑयली थिंग्स होते हैं जिसमें तेल पाया जाता है उसमें वसा है। ठीक, तो इतना दूर तक हम लोग जो यहाँ पे देख सकते हैं ये चार चीज देखें कि उस किस में वसा का जांच देखें, प्रोटीन की जांच देखें और स्टार्च के जांच देखें, यानी कि किस पदार्थ में ये चीज़ पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है कार्बोहाइड्रेट जो है गेहूं, बाजरा, ये सब चीज़ों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ये उसी तरह यहाँ पे प्रोटीन दिया गया है। प्रोटीन जो पाया जाता है दाल में, सोयाबीन में, मछली में, अंडा में, पनीर में, दूध में और मांस में। इसीलिए रेगुलर आपको सोयाबीन और कम से कम दाल तो खाना ही चाहिए, क्योंकि एक प्रोटीन शरीर के विकास में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। आगे यहाँ पे दिया गया है कुछ, हम आपको बताते हैं। पूछा जाता है सवाल कि विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो विटामिन ए याद रखिएगा गाजर में, पपीता में और दूध में आपका विटामिन ए पाया जाता है। फिर आता है विटामिन बी। विटामिन बी जो है चावल, गेहूं और यकृत के तेल में पाया जाता है। यहाँ पे यकृत में, यकृत के तेल नहीं, सॉरी याद रखिएगा, यकृत के तेल में जो पाया जाता है डी पाया जाता है और के पाया जाता है, ये दोनों चीज़ पाया जाता है। तो यहाँ पे जो बी होगा यहाँ पे आपको यहाँ पे करना है केवल यकृत में। अगला है यहाँ पे कि विटामिन सी जो पाया जाता है वो संतरा में और आंवला में पाया जाता है, और डी जो होता है वो मछली और अंडा में होता है विटामिन डी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे आते हैं, आपका क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है मतलब किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सवाल कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है क्वाशियोकर रोग। खास करके ये जो चीज़ देखा जाता है, ये जो रोग आप देख रहे हैं, ये अगर कि आप साउथ अफ्रीका या उधर में मतलब जो पिछड़ा इलाका नहीं है, केन्या, नौरोबी तरफ जाइएगा, तो वहाँ पे बच्चों को प्रॉपर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। इसी के वजह से उन लोगों को क्वाशियोकर बीमारी हो जाता है, जिसमें पेट तो बहुत ज़्यादा फूल जाता है और पूरा शरीर सिकुड़ जाता है। तो उसी को नाम है क्वाशियोकर, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला आता है यहाँ पे कि विटामिन रोगों से रक्षा करता है। ये सबको पता है कि विटामिन जो है जो बाहरी रोग है यानी कि प्रतिरक्षा उसको करता है। ठीक, अगला आते हैं चैप्टर यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं अगला चैप्टर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। ठीक, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है कि पानी की निश्चित मात्रा में पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है, उसको घुलनशीलता, विलेयता कहते हैं। ठीक, और इन घोल को संतृप्त घोल बोलते हैं। यानी कि देखिए कोई भी चीज़ होता है, मतलब एक गिलास पानी ही ले लीजिए, ठीक है, तो उसमें अगर के नमक डालते जाइए तो वो नमक घुल जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा ना कि कितना पता लगाना होगा कि कितना मात्रा इसमें घुला है, तो उसको बोलते हैं घुलनशीलता। ठीक, अब ये जो घोल होगा इसको बोलते हैं संतृप्त घोल। आशा करते हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे। आगे आते हैं, अगला चैप्टर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, जिसका नाम है पृथक्करण। यानी कि यहाँ पे चैप्टर 5 में आपका सवाल मतलब दिया गया है पृथक्करण। इसमें सेपरेशन के बारे में पढ़ने को मिलता है कि किस और का दो चीज़ मिश्रण है तो उसको किस विधि से हम लोग अलग अलग करते हैं, तो उसी को यहाँ पे देख लेते हैं। बालू से नमक जो अलग करना होता है, अगर के बालू और नमक दोनों मिला दिए तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं थिराना विधि से। थिराना, जैसे कि अगर के नमक और बालू का है, जैसे मान के चलिए मैं बताता हूँ थोड़ा, ये गिलास हो गए, इसमें थोड़ा हम बालू ले लिए और नमक ले लिए। यहाँ पे जो बड़ा वाला है यहाँ पे बालू है, छोटा वाला ये नमक है। इस कण को घुले हुए तो इसमें हम लोग पानी उड़ेलते हैं। ठीक, पानी डालने के बाद पेंदी में यहाँ पे आपका बैठ जाएगा क्या, बालू सारा बैठ जाएगा, इसको बोलते हैं थिराना। और जो जमता है उसको जमने के बाद पानी को धीरे धीरे नीचे वहाँ पे गिरा लेते हैं और फिर उसको हम लोग नमक के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं वाष्पन विधि के द्वारा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला आता है यहाँ पे आपका पॉइंट कि पदार्थों को अलग अलग करना या पहचानना क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक, तो कभी कभी आप जाते होंगे तो दुकान वगैरह पर लिखा गया होगा कि क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे होता है, ब्लड का क्रोमेटोग्राफी होता है। तो यानी
यानी कि मतलब जो भी चीज़ होता है, जो भी बीमारी है आपके ब्लड के अंदर में, उसको पहचानना, अलग करना, उसको चिन्हित करना क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है। ठीक, अगला चैप्टर आता है आपका यहाँ से कि चैप्टर नंबर 6 में क्या है। चैप्टर नंबर 6 का नाम है पदार्थ में परिवर्तन। ठीक, इसमें क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे सिंपल क्लास 6 का है, तो इतना हाई लेवल नहीं दिया गया है भौतिक परिवर्तन क्या होता है या रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन मतलब समझ सकते हैं पुनः अपनी अवस्था में लौटना, उस भौतिक परिवर्तन होता है। यानी कि जैसे बर्फ़ का जमना हो गया, बर्फ़ जम गया, इसको पिघला भी सकते हैं, फिर से जमा भी सकते हैं, यानी कि दोनों यहाँ पे क्रिया पुनरावृत्त हो जा रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। फिर आता है रासायनिक परिवर्तन की एक बार जो हो गए वो अपना पुरानी अवस्था में नहीं आता है ये। जैसे कि अरे कागज़ हम जला दिए यहाँ पे, ठीक है, कागज़ में हम यहाँ पे आग लगा दिए, तो ये आग लगा के बाबू तू ख़त्म कर दिया ही, अब फिर से ये कागज़ नहीं बनेगा, तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं मोमबत्ती का जलना। अब याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे सवाल पूछता है कभी कभी कि मोमबत्ती का जलना कौन सी प्रक्रिया है, तो याद रखिएगा अगर के ऑप्शन में आपका दिया गया है कि ये भौतिक और रासायनिक, ठीक है, भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रिया है, तो आपको यहीं पे टिक मारना है। क्योंकि जब आप यहाँ पे जैसे ये मोमबत्ती हो गए आपके, ठीक है, अगर के मोमबत्ती यहाँ पे जल रहा है दोस्तों, तो इसका जो बत्ती है वो तो जल रहा है, लेकिन जो मोम पिघल के यहाँ पे गिर रहा है तो उसको हम दोबारा पुनः से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कभी कभी जो हायर एग्जाम कभी होते हैं तो उसमें यहाँ पे दोनों आंसर लिया जाता है कि भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। बाकी अगर के आप वनडे कोई भी एग्जाम दिए जाते हैं जो नॉर्मल जैसे एसएससी रेलवे वगैरह हो गया, तो उसमें आपको यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन ही मारना है। अगर के ऑप्शन में दे दिया कि भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है, तो आपको ये टिक करके आना है दोनों परिवर्तन है। बीपीएससी के द्वारा ये सवाल का आंसर लिया गया है कि भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है, इसलिए मैं इस पर फोकस कर दिया। ठीक, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है पेड़ पौधों की दुनिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं क्या कुछ इसमें पॉइंट दिया गया है, मैं बता देता हूँ। जिन पौधों का तना हरा और कोमल एवं कम ऊंचाई के होते हैं उन्हें शाक बोलते हैं। बोलते हैं ना कि शाक क्या है, पेड़ क्या है, झाड़ी क्या है, तो इस चैप्टर में यही पढ़ना है। तो शाक मतलब क्या हुआ कि मतलब घास फूस थोड़ा सा अच्छा, मतलब थोड़ा सा उससे ऊपर का जो चीज़ हुआ वो शाक हो गया। इसमें क्या होता है कि तना पूरा हरा होता है और सॉफ्ट होता है और उसका ऊंचाई ज़्यादा नहीं होता है, उसको हम शाक बोलते हैं। फिर आता है जिनका तना सख्त पतला काष्ठी होता है, उससे झाड़ी बोलते हैं। ठीक, तो झाड़ी आप लोग देखे होंगे, उसका तना पतला होता है, तना सख्त होता है और पतला होता है। उसके बाद आता है वृक्ष, जिसमें सब कुछ मतलब सख्त मान के चलिए, जिसका जड़ भी मतलब सख्त हो और तना भी सख्त हो और मोटा भी हो यहाँ पे, तो ये होता है आपका पेड़। पेड़ पौधा तो ये सब नॉर्मल चीज़ है, ये ज़्यादा मतलब डीप में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सबसे यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कभी कि मूसला जड़ किस में पाया जाता है, रेशेदार जड़ किस में पाया जाता है और झाकड़ जड़ किस में पाया जाता है, तो इससे सवाल बनते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप लोग को पढ़ना होगा। जैसे कि जो मुख्य जड़ होते हैं उसको मूसला जड़ बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि अगर के पेड़, जैसे मान के चलिए ये पेड़ हो गया, ये पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी के अंदर में जो जड़ जाता है, एक जो मेन होता है जड़, अब एक सारा बहुत सारा इधर इधर यहाँ पे निकला होता है, तो ये जो निकला होता है और ये जो यहाँ पे ये चीज़ है, इसको बोलते हैं मूसला जड़। तो याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको जो बोलते हैं सहायक जड़ वगैरह इसको बोलते हैं, लेकिन जो मेन जड़ है उसको बोलते हैं मूसला जड़, और जो बाकी ये सब जड़ें हैं ये सब सहायक जड़ें हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। उसके बाद आता है कि कोई मुख्य जड़ नहीं होता है, जिसे रेशेदार जड़ भी बोल करते हैं, झक्कड़ जड़ भी बोलते हैं। अगर कि गांव घर में आप लोग रहे होंगे तो गांव घर में लोग सब्जी पैदा करता है, ठीक है, तो सब्जी में जो पौधा लगाया जाता है, जिसको मतलब हम देहाती भाषा में बोले तो जिसको शायद लरंग बोलते हैं, ठीक है, तो लरंग में क्या होता है, उसमें कोई भी ऐसा खास जड़ नहीं होता है, वो भूमि पे पूरा इधर उधर पसरा रहता है, ठीक है, तो उसका कोई खास जड़ नहीं रहता है, एक ही में सब लोग बंधे होते हैं। उस टाइप के जड़ को रेशेदार जड़ या झाकड़ा जड़ बोलते हैं। कहने का मतलब कि रेशेदार जड़ मतलब कोई भी वहाँ पे उसमें मूसला जड़ नहीं पाया जाएगा, कोई भी मुख्य जड़ वहाँ पे नहीं पाया जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है कि एक बीजपत्री पौधा क्या होता है और द्विबीजपत्री पौधा क्या होता है, ठीक है।
तो जिस पौधे में दोस्तों आप डायरेक्ट ये समझ लीजिए कि जिसमें दो बीज हों, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेम के अगर आप बीज लीजिएगा तो सेम के बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक इस टाइप से होता है, एक इधर में होता है और एक इधर में होता है, तो वो होता है द्विबीजपत्री, जिसमें सेम आता है अरहर आता है। आपसे उदाहरण ही पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, सेम हो गया, अरहर हो गया, और एक बीजपत्री में मक्का हो गया, धान हो गया। मक्का और धान का देखिएगा तो मात्र एक 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 दाना सा उसमें रहता है। उसके बाद यहाँ पे जब ये चैप्टर आते हैं तो इसमें आपको पढ़ने को आता है, क्या आता है यहाँ पे, सीरा के बारे में पढ़ने आता है कि सीरा क्या कहा जाता है। तो सीरा जो रिलेटेड है वो आपका पत्ती से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सीरा में आता है सीरा विन्यास, जालिका सीरा विन्यास और समानांतर सीरा विन्यास। अगर के एक पत्ता लीजिएगा आप, तो पत्ता के देखिए ये जो बीचों बीच यहाँ पे आया है, अगर के आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं सीरा विन्यास, ठीक है, क्योंकि एक मुख वहाँ पे निकला हुआ है, इसको बोलते हैं सीरा विन्यास। फिर जालिका सीरा विन्यास, इससे जो ब्रांच निकले हुए हैं, अगर के देख सकते हो ये सब जो निकले हुए हैं, इसको बोलेंगे हम लोग जाली का सिरा विन्यास, क्योंकि जाली के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके बाद में अगर कि आप लोग मक्का के पत्ता देखे होंगे तो शायद याद आता होगा कि उसमें क्या रहता है कि एक लंबा सा यहाँ पे पत्ता रहता है और बीच में एक यहाँ से ही सब लोग ऐसे ऐसे निकला रहता है, ठीक है। तो ये जो मतलब सिरा विन्यास हुआ, इसको बोलते हैं समानांतर सिरा विन्यास, ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि पूछ देगा आपको कि पीपल के पत्ता में कौन सा सिरा विन्यास पाया जाता है, तो याद रखिएगा उसमें आपको मारना है, यहाँ पे जाली टाइप का है तो उसमें जाली का सिरा विन्यास होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगला पॉइंट निकल कर आपका आता है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ठीक है। जब पत्ती से जल की बूंदें निकलती है तो उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। अगर के सबसे अच्छा वाष्पोत्सर्जन समझना है ना, तब कोई पत्ता हो, जैसे मान लीजिए आपके घर में पेड़ पौधा हो गया, तो उसको कोई भी पत्ती लीजिए, ठीक है। अब एक पत्ती को रात भर उसमें प्लास्टिक बांध दीजिए, तो सुबह में क्या देखिएगा कि उस प्लास्टिक के मतलब चारों बगल कुछ पानी के बूंदे, कुछ पानी के छींटे पड़ जाएंगे। इसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। सिंपल भाषा में आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। आगे आते हैं यहाँ पे फूलों से जान पहचान। फूलों से जान पहचान के बारे में मेनली है यहाँ पे कि फूल का कौन सा भाग होता है, तो यहाँ पे आगे आगे में हम लोग देख लेंगे कि क्या कुछ इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। अगला है यहाँ पे आपका दिया गया है कि जंतुओं की गति। क्लास 9 में जब आइएगा तो उसका नाम है जंतुओं की गति, ठीक है। शरीर के अंग जहाँ पर मुड़ते हैं उसे अस्थि या जोड़ बोलते हैं, ठीक। आपको पता होगा कि शरीर में बिना अगर कुछ अस्थि या जोड़ होगा ही नहीं तो हम लोग चल भी नहीं पाएंगे। शरीर में अस्थियों का बना ढांचा जो है वो कंकाल तंत्र कहलाता है। तथा अब देखिए यहाँ पे सही सबसे मेन पॉइंट आपका सवाल स्टार्ट हो जाए, पूछा जाता है आपका कि कंदुक खालिका संधि, जिसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी बोलते हैं, इसको कंदुक खालिका के शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है वो हाथ और कंधे के जो बीच में होता है उसे बॉल और सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। साथ में जो हिंज ज्वाइंट बोल पूछेगा आपसे कहाँ पाया जाता है शरीर में, जिसे कब्जा संधि भी बोलते हैं, कोहनी और घुटने में आपको पाया जाता है, ठीक है। तो आप शरीर के पार्ट को टच कीजिए जहाँ पे जैसे कोहनी और घुटना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आता है कि धुराग्र संधि, जिसे पाइवोटल ज्वाइंट भी बोलते हैं, वो कहाँ पाया जाता है, तो जो पाइवोटल ज्वाइंट है वो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि पाया जाता है। आपसे सवाल डायरेक्ट यही पूछेगा कि मानव शरीर में गर्दन एवं सिर को जोड़ने वाली कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा वो है पाइवोटल संधि। उसके बाद आता है इमूवेबल ज्वाइंट, यानी कि अचल संधि, जो मूव नहीं करे, जैसे कि जबड़े एवं खोपड़े की जो जोड़ होता है वो होते हैं अचल संधि, ठीक। अगला यहाँ पे अगर के आइएगा तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है आपके बारे में टेंडनों के बारे में और लिगामेंट के बारे में। तो याद रखिएगा अस्थियों, मांसपेशियों को और अस्थियों से जोड़ता है वो टेंडल कहलाता है, ठीक। मांसपेशी और अस्थि दो चीज़ यहाँ पे होंगे, मांसपेशी और अस्थि, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। मांसपेशी और अस्थि में होगा टेंडन होगा, और जो हड्डी और हड्डी के जोड़ को जोड़ता है वो लिगामेंट होगा। ये दोनों भी है, ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। और पूछता है उपास्थि क्या होता है, तो उपास्थि जो होता है वो लचीली हड्डी को बोलते हैं। जैसे अगर कि आप कान को भी तुरंत टच कीजिए, कान का जो
बाहरी वाला हड्डी है वो ना पूरा हार्ड है ना पूरा मतलब सॉफ्ट है, इस तरह के हड्डी को हम बोलते हैं उपास्थि, ठीक है, जो कान में पाया जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे जंतुओं की गति किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे एक केंचुआ के बारे में हमेशा पूछा जाता है आपसे कि केंचुआ के जो अपर बाल जैसी संरचनाएं होती है उसे सूक कहलाती है, ठीक, जो मिट्टी खाता है। इसीलिए केंचुआ को यहाँ पे किसान का मित्र भी कहा जाता है दोस्तों, ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आता है मेन पार्ट, जो कि बताएं ऊपर में कि पीडीएफ अटैच, तो वही ये पीडीएफ है। यहाँ पे देखिए हमको फूल के बारे में पढ़ने को मिलता है कि आखिर क्या है। जब आगे क्लास पढ़िएगा, खास करके जब 9 और 10 आप बायो पढ़िएगा ना, तो उसमें ये चीज़ का बहुत ज़्यादा जानकारी दिया गया है। इसमें यहाँ से ही आपको जानकारी विकसित करने का काम किया जाता है कि ताकि आपका बेसिक नॉलेज हो जाए फूल पत्ती के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं भी थोड़ा बता देता हूँ। ये एक फूल देखे होंगे आप, ठीक है। जो फूल के सबसे निचला हिस्सा होते हैं जिसपे फूल टिका होता है, एकदम बैठा होता है, उसको बोलते हैं पुष्पासन, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा जो पंखुड़ी अंखुड़ी जो होता है, मतलब ऊपर में जाइएगा, गुड़हल के फूल हाथ में होगा तो देख लीजिएगा, या अगल बगल होगा पेड़ पौधा तो देख सकते हैं। जो मतलब वो जो यहाँ पे हरा पौधा जैसा निकला होता है उसको अंखुड़ी बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी बनाया गया है। अब आता है स्त्री केसर, जो फूल के बीच में छोटे छोटे चीज होते हैं, जो सबसे बीच में जो होता है उसको स्त्री केसर भी बोलते हैं, ठीक है। जो ये छोटे छोटे यहाँ पे चीज दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो चीज दिखाई दे रहा है ये है स्त्री केसर आपका। उसके बाद जो यहाँ पे फूल के पत्तियां होते हैं उसको पंखुड़ी या दल बोलते हैं, और जो पुंकेसर होता है यहाँ पे ये स्थित है, जैसे कि देख सकते हैं ये चीज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इतना समझने की बात नहीं है, आपको अभी भी पीएससी की परीक्षा पास करना है तो नॉर्मली ये सब चीज देख लीजिए, परागण क्या होता है, परागण क्या होता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि जो ये है यहाँ पे, ये मैं बताया अभी, जो ये स्त्री केसर का भाग है जो सबसे ऊपरला हिस्सा है इसको परागण कहलाता है, ठीक। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। बाकी देखिए, अब उसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया कि स्त्री केसर क्या होता है, पुष्पासन क्या होता है। जब पुष्पासन एवं स्त्री केसर का ऑपरेशन कीजिएगा आप, तो जहाँ पे देखिए सबसे नीचे होगा पुष्पासन, उसके ऊपर जैसे गोल बना रहता है उसको बोलते हैं अंडाशय, और जो लंबा या डंठल रहता है उसको बोलते हैं वर्तिका, और जो ऊपर पीला टाइप के हर थोड़ा थोड़ा निकला रहता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे, ठीक, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है यहाँ पे पूछा जाता है आपसे पूर्ण फूल और अपूर्ण फूल, वह फूल जिसमें अंकुड़ी पंखुड़ी पुंकेसर स्त्री केसर सब कुछ उपस्थित हो। यानी कि देखिए यहाँ पे जो अभी हम पुष्प का आपका नाम बताएं ना, यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे जो भी चीज़ बताएं, अगर कि ये सारा का सारा चीज़ अवेलेबल है कोई फूल में तो उसको बोलते हैं पूर्ण फूल, ठीक। तो पूर्ण फूल आप लोग समझ गए। उसके बाद आता है अपूर्ण फूल। अपूर्ण फूल वह फूल है जिसमें अंकुड़ी पंखुड़ी पुंकेसर एवं स्त्री केसर में से कोई भी एक अंग उपस्थित है। ऊपर में हम 4-5 अंग बताएं, उसमें से कोई भी एक अनुपस्थित है तो वो अपूर्ण फूल होगा। एक लिंगी फूल होगा। उसके बाद आता है एक लिंगी फूल, जिसमें ऐसा अपूर्ण फूल, एक लिंगी फूल मतलब अपूर्ण फूल यानी कोई भी एक पार्ट वो मिसिंग है उसमें, जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक ही अंग उपस्थित हो, उसे हम बोलते हैं एकलिंगी फूल। एकलिंगी फूल में एक आता है नर फूल और एक आता है मादा फूल। जिसमें पुंकेसर स्थित हो, जो पुरुष का हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे नर फूल, और जिसमें स्त्री केसर नहीं होता है, ठीक है। और जो मादा फूल होता है दोस्तों, इसमें स्त्री केसर होता है तथा पुंकेसर नहीं होता है। तो पुंकेसर और स्त्री केसर में आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत होइएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे आता है चैप्टर नंबर 10 आपका, चैप्टर नंबर 10 का जिसका नाम है सजीव और निर्जीव, ठीक। तो एक एक करके देख लेते हैं इस क्लास 6 में चैप्टर में 6 में क्या दिया गया है। केचुआ जो है तो त्वचा से सांस लेता है। पूछा जाता है सवाल आपसे, VVI है, भले छोटका नजर आ रहा है लेकिन सवाल पूछेगा आपसे कि केचुआ कैसे सांस लेता है। तो केचुआ जो है वो सांस त्वचा से सांस लेता है। उसके बाद आता है मछली। मछली जो है गलफड़ा से सांस लेता है, जिसको गिल्स भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसीलिए हम लोग तो जिंदा हैं अभी, ठीक है। तो इसमें सजीव निर्जीव में बच्चा वाला क्लास 6 है, तो उसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। और यहाँ पे आता है आपका क्लास चैप्टर नंबर 11।
जिसका नाम है सजीवों में अनुकूलता। ठीक है, देखिए इसका जिसको भी पीडीएफ इसका चाहिए क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सारा एनसीईआरटी जो कि आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं सारा कुछ मात्र 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ रहेगा, साइंस का केवल की बात हो रही है। ये जो पीडीएफ देख रहे हैं ये रहेगा साइंस का 6 to 10, और साथ में बीपीएससी का यहाँ पे जितने भी सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर साइंस से रिलेटेड मैं वो दोनों से यहाँ पे शेयर कर दूंगा मात्र 150 रुपये में। ये करने के बाद आपको साइंस में ना कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आता है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सजीवों में अनुकूलन। ठीक है, रेगिस्तान में देख लेते हैं कि कौन सा पौधा पाया जाता है। सजीवों में अनुकूलन मतलब क्या समझें कि ऐसा अनुकूल एनवायरनमेंट जहाँ पे जीवों के लिए अच्छा मतलब वो माना जाता है। जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जब जाइएगा तो वहाँ पे नागफनी का पौधा, बबूल का पौधा, जो भी कंटीले पौधे होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जब जाइएगा आप, जैसे हिमालय वगैरह का क्षेत्र हो गया, तो वहाँ पे पाइनस, विलो, देवदार, सागवान, फर्न इत्यादि इस तरह के जो मतलब शंकु के आकार के इस तरीका से जैसे अशोक वगैरह का पेड़ देखे होंगे इस तरीके का पेड़ वहाँ पे देखने को मिलेगा पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद आता है पर्यानुकूल और अस्थायी अनुकूलन, उसको बोलते हैं पर्यानुकूल। यानी कि मान के चलिए कोई व्यक्ति समतल पर रहता है जिसको मैदान पर बोलते हैं, अगर वो अचानक पेड़ बोल रहे हैं यहाँ पे पर्वत पर चढ़ जाता है जिसको पहाड़ पर भी बोलते हैं, पहाड़ पर चढ़ जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वो कुछ समय वहाँ पर रह लेता है ना तो वो उसके अनुकूल हो जाता है, यानी कि वो अस्थायी अनुकूल हुआ है, उसी को बोलते हैं पर्यानुकूलन। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है एक पॉइंट आपका कि जो डॉल्फिन होता है ह्यूम व्हेल होता है, सिर पर स्थित जो नस द्वार होता है अथवा वात छिद्र जिसको बोलते हैं उसके द्वारा ये सांस लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जा सकता है आपसे कि डॉल्फिन और व्हेल कैसे सांस लेता है। अगला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, आपका दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है दूरी मापन एवं गति। यहाँ पे गति और मापन के बारे में नॉर्मल सी जानकारी क्लास 6 में दिया गया है, जो कि यहाँ पे देख लेते हैं। क्या दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है किसी पैमाने से कम मापी जाने सकने वाली जो दूरी है उसको अल्पतमान बोलते हैं। यानी कि जो सबसे कम दूरी मापते हैं उसको क्या बोलेंगे, अल्पतमान। आपका बुक में एनसीईआरटी में ये चीज़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलते हैं सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्त गति और लुढ़कती गेंद की गति। देखिए सरल रेखीय गति मतलब कि हम सीधा गए, वो हो गया सरल रेखीय गति। ठीक, उसके बाद आता है यहाँ पे आपका वर्तुल गति, घूर्णन गति, यानी कि गोल गोल यहाँ पे हम जब घूम रहे हैं उसको बोलते हैं घूर्णन गति या वर्तुल गति। पंखा की गति हो गया या वृत्तीय गति हो गया सबसे अच्छा उदाहरण। आवर्त गति क्या होता है, आवर्त गति मतलब एक चीज़ यहाँ पे स्थित है लेकिन विद इन समय में ये चीज़ यहाँ पर भी आ रहा है और विद इन समय में ये चीज़ यहाँ भी आ रहा है, तो यानी कि एक इसका ये यहाँ पे क्षेत्र हो गया, इसी के दूर में ये इधर से उधर हो रहा है, पेंडुलम जैसे बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं आवर्त गति, यानी कि झूला की गति भी बोल सकते हैं। फिर स्टार्ट है यहाँ पे अगला पॉइंट जो दिया गया है आपका लुढ़कती गेंद की गति के बारे में दिया गया है। लुढ़कती गेंद में जो होता है सरल रेखीय गति भी होता है और घूर्णन गति होता है। पूछता है आपसे, याद रखिएगा कि जो जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक ये ढलान हो गया मित्रों, ठीक है, यहाँ से अगर कि हम कोई गेंद गिराते हैं तो पहली बात कि वो एक यहाँ पे सीधे आ रहा है, ठीक है, ये रास्ते से यहाँ पे सीधे आ रहा है। जब ये सीधे आ रहा है तो ये तो एक सरल रेखीय हुआ, क्योंकि मतलब ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सरल रेखीय एक तो हुआ। दूसरी बात, ये गेंद जब इधर से इधर आ रहा है तो ये एक राउंड में होता हुआ आएगा, अपने अपने गोल गोल घूमते हुए आएगा, तो यहाँ से ये एक घूर्णन गति भी होता है। तो याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाता है कि लुढ़कती हुई गेंद में कौन सी गति होती है, तो सरल रेखीय गति और घूर्णन गति, दोनों गति यहाँ पे आपका देखा जाता है। अब आता है चैप्टर नंबर 13 आपका। ठीक, चैप्टर 13 में जो दिया गया है प्रकाश के बारे में नॉर्मल से जानकारी दिया गया है क्लास 6 में। पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, अपारदर्शी क्या होते हैं और पारभासी क्या होते हैं। पारदर्शी क्या होते हैं, जैसे मान के लिए रख लीजिए प्लास्टिक, ठीक है, वो भी प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक जो दोनों तरफ नजर आ जाए, यानी कि ऐसा चीज़, ऐसा पदार्थ जिससे हम आर पार देख सकते हैं उसको पारदर्शी बोलते हैं। और सिंपल सी बात है, ऐसा चीज़ जिससे हम आर पार इधर और इधर की चीज़ नहीं देख सकते हैं उसको अपारदर्शी बोलते हैं। और पारभासी, कुछ हिस्सा इधर दिखाई देता है और कुछ हिस्सा नहीं दिखाई देता है। मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए कोई कागज़ ले लीजिए, यहाँ पे
कागज़। ठीक है, यहाँ पे कागज़ ले लिए हम, तो कागज़ में हम, और कागज़ लेने के बाद उसमें तेल पतोड़ दीजिए। तो जो तेल पतोड़ दीजिएगा ना, तो उसमें से थोड़ा सा आपको दिखाई दिया देगा और कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देगा। यानी कि इसको और दूसरी भाषा में बोले तो इसमें से कुछ प्रकाश अंदर आएगा और कुछ भी हिस्सा बाहर जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाहर चला जाएगा और बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कुछ हिस्सा जाना है और कुछ हिस्सा नहीं जाना है, उसको बोलते हैं पारभासी। समझ गए? ठीक है, अगला यहाँ पे दिया गया है आपका पॉइंट कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश ऐसे ऐसे घूम के नहीं करेगा, प्रकाश हमेशा जाएगा सीधे, और कहीं पे टकराता है तो वो भी आएगा सीधे, लेकिन ऐसे से जाएगा, ऐसे 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 नहीं ये प्रकाश जाने वाला है। ठीक, छाया का जो आकार होता है प्रकाश के स्रोत, दिशा, दूरी, आकार पर निर्भर करता है। पूछा जाता है सवाल आपसे, हल्के मत लीजिए इसको, कि छाया किस पर निर्भर करता है। कोई भी छाया हो, देखिए सिंपल बात है, कोई एक यहाँ पे बड़का आदमी है, ठीक है, यहाँ से एक ये मान के चलिए एक के हाथ में टॉर्च लिया हुआ है। ठीक है, और अगर टॉर्च से ये फॉक्स करेगा, यहाँ पे फॉक्स मारेगा, कोई चीज़ यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़, इसका जो मतलब छाया होता है, इसका नीचे में जो इमेज बनता है उस पर क्या यहाँ पे मतलब चीज़ें इस पे डिपेंड करेगा। ये इससे दूर कितना है, सबसे बात किस दिशा में ये मतलब ये फॉक्स मार रहा है उस लाइट का। ठीक, तो यहाँ पे और इसका आकार क्या है टॉर्च का और इसका, तो सारे चीज़ों पर निर्भर करता है। तो वही बताया गया है यहाँ कि छाया का जो आकार है प्रकाश के स्रोत, दिशा, दूरी एवं आकार पर निर्भर करता है। तो यही प्रकाश के बारे में क्लास 6 में दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर के देखते हैं चैप्टर 14 में बल्ब जलाओ जगमग जगमग दिया गया है। बस एक पॉइंट है कि बल्ब का जो आविष्कार किया था वो एडिसन के द्वारा किया गया था। चैप्टर नंबर 15 आता है आपका चुंबक। चुंबक, जहाँ पे चुंबक सबसे अधिक होता है उसको चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं, और जो चुंबकीय ध्रुव होता है वो किनारों पर सबसे अधिक होता है। आप लोग याद रखिएगा ये चीज़ को। यूनान के क्रीट ट्वीप पर लोडस्टन पत्थर में ये चुंबक की खोज हुआ था सबसे पहले। याद रखिएगा, एक इसका कहानी कहीं बताएंगे। एक चरवाहा होता है और वो गाय चराने जाता है। ठीक, गाय चराते चराते वो नदी में बैठा रहता है और उसका जो छड़ी होता है, एक डंडा हाँकने वाला, उसमें अंदर में उसमें लोहा लगा हुआ रहता है। अगर वो जाता है जब पानी पीने उस नदी में, वो अपना डंडा को उसके अंदर रखता है तो वो मतलब वहाँ पर चिपक जाता है और देखता है कि आखिर क्या चीज़ ये चिपक गया। तो उसी के बाद देखने के बाद जो वहाँ पे एक चीज़ पाया जाता है, वह उस नदी में लोडस्टन पत्थर पाया जाता है, वही अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। बाद में इस रिसर्च के बाद पता चला कि इसमें है चुंबक की ये चीज़। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपका आता है चैप्टर नंबर 16। 18 चैप्टर टोटल है। यहाँ पे आता है चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है जल। जल के बारे में उतना कुछ खास नहीं है, फिर भी देख लीजिए क्लास 6 में क्या है कि जल से वाष्प बनना, वाष्पन, तथा वाष्प को पूर्ण ठंडा करके जल बनाना संघनन कहलाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आपका आता है कि पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल पाया जाता है, जिसमें 97.5% खारा जल होता है, 2.5% जल स्वच्छ जल होता है। यही 2.5% पूरा दुनिया पानी पी रहा है। बाकी 97.5% तो दिखाने के लिए है कि पानी है पृथ्वी पर, उसको पी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये जो देखिए अभी भी मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया, जो 2.5 है वो स्वच्छ जल है, उसमें से पीने योग्य जो पानी है मात्र 0.003% है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। स्वच्छ जल मतलब कि पीने के साथ साथ इसको पीने योग्य बनाया जा सकता है, और जो डायरेक्ट हम पी सकते हैं मात्र 0.33% ही है ये चीज़ पीने वाला। ठीक है, और अगला चैप्टर है यहाँ पे वायु। वायु के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, बस बच्चों को समझाया गया है कि वायु में हम सांस लेते हैं, वायु में पौधे ये होते हैं, बस वही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आता है चैप्टर नंबर 18 में कचरा प्रबंधन। 4R के बारे में बताया गया है। 4R मतलब होता है रेफ्यूज़। प्लास्टिक जैसे हैं, या तो उसको रेफ्यूज़ कीजिए, या उसका यूज कम कीजिए, या तो उसका रीयूज कीजिए, बार बार उसको रिसाइकल कीजिए। इसी में कचरा, इसी से प्रबंधन होगा। गांव घर में जो भी कचरा फैलाते हैं, अगर उसको अच्छे से आपको ठिकाना लगाना है तो ये 4R से होकर आपको गुजरना होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक देख लिए होंगे। यहाँ पर अगर देख लिए तो अब यहाँ पे आता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग में क्या कुछ MCQs आपके उस बुक्स में दिए गए हैं और क्या कुछ बन सकते हैं। सरसों का खाने योग्य भाग कौन सा है बताया मैंने, तना हो गया, पत्ती हो गया, बीज हो गया, सब कुछ उसका खाया जाता है। मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है, तो फूलों के रस से बनाती है। ओमनीवोरस
ओमनीवोरस क्या होता है? ओमनीवोरस मतलब जो मांस भी खाए और घास भी खाए, दोनों खाए, उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। तंतु जो होता है, जो प्राकृतिक तंतु किससे प्राप्त किया जाता है? पौधे से और जंतु से, दोनों से प्राप्त किया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला यहाँ पे दिया गया है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है क्वाशियोकर। रोगों की रक्षा कौन करता है? तो विटामिन से हमारे मतलब शरीर का रक्षा होता है। थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, हमको भी पता है, लेकिन क्या करें, आपका हम ना हमारे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है, इसलिए जल्दी जल्दी बस आपको कवर कर लेना है सारी चीज़ों को। गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बी पाया जाता है। इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का जमना। ठीक, इतना समझ गए। आगे यहाँ पे दिया गया है आपका कि हाथ एवं कंधे की हड्डियों के बीच में कौन सा संधि पाया जाता है? खंदुक कलिका संधि, जो कि हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पे ऊपर बताएं कि जो पाया जाता है, ये पाया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे आता है अगला, जैसे देख लीजिए कि जबड़े एवं खोपड़ी को जोड़ने वाली जो संधि होती है, इमूवेबल संधि जिसको बोलते हैं, अचल संधि पाई जाती है। शरीर में उपास्थि कौन सी होती है? यानी कि उपास्थि मतलब कौन सा? लचीला हड्डी। दोस्तों सिंपल याद रखिए, सिंपल याद रखिएगा तो याद रहेगा। लचीला हड्डी, कान की हड्डी। केचुए के ऊपर बाल जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो वो सूक कहा जाता है। शंक्वाकार पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं मैदानी क्षेत्र और यहाँ पे हिमालयी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। शंक्वाकार याद रखिएगा ये दोनों चीज़। ठीक, अगला पॉइंट की अगला यहाँ पे आते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री है? जिसमें बताए थे कि यहाँ पे सेब नहीं, सेम कीजिए इसको। ठीक है, द्विबीजपत्री हम बताया था कि जिसमें दो बीज पाया जाए, सिंपल सी बात है, तो सेम हो गया यहाँ पे। आवर्ती गति का उदाहरण क्या है? तो वो झूला, आपको पता होगा, झूला एक तरफ जाता है ऐसे और वैसे आता है। लुढ़कती हुई गेंद में कौन सी उदाहरण की गति की उदाहरण है? तो आपका जो राइट आंसर होगा, यह एक घूर्णन गति और सरल रेखीय गति दोनों है। किसी वस्तु की छाया किस पर निर्भर करता है? मैंने बताया कि प्रकाश के स्रोत पर, प्रकाश की दिशा पर और दूरी पर, ये सारे चीज़ों पर यहाँ पे निर्भर करती है। फिर आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कि संघनन क्या है? गैस का द्रव में बदलना यहाँ पे आपका संघनन कहलाता है। ठीक, और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 समाप्त होता है और चैप्टर नंबर 8 नीचे, मतलब चैप्टर नंबर 7 नीचे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर अपना आपका कमेंट जो भी हो, ठीक, आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे सोचना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो, आगे वाला वीडियो आने में मदद मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।